Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to our channel JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. और आज के लिए मैंने आपको बोला था हम हाई कोर्ट के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें 100+ टर्म्स हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 वीडियोस में, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपकी रिवीजन भी होगी और साथ के साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है कंडक्ट करते हैं और नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी यहाँ पे हमारी ऐप में नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है। परसों 80 नंबर का मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं वीडियो की फॉर्म में। तो आप सभी बच्चों ने जुड़ना है, आपको टाइम बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और 80 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। कितना स्कोर रहा उससे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं पीडीएफ्स के साथ। तो आप सभी बच्चे जो है जुड़ सकते हो हमारे साथ लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 35 इम्पॉर्टेंट कोड रिलेटेड टर्म्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देख सकते हो आप। इन विच ईयर एन इंस्टीट्यूशन नोन एज अदालतुल अज़िया, जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, इसका उर्दू में नाम है अदालतुल अलिया, ठीक है, जो एस्टैब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था और जो इसकी पावर्स डिफाइन की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसका आपने ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डेट बतानी है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, जल्दी से आंसर पढ़िए। 1889, 1829, 1871 और 1877। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ सही आंसर मार्क कीजिएगा। इसका सही आंसर है 1877 में, ठीक है। आपको पता है अदालतुल अलिया इसका उर्दू टर्म है। और अगर हम बात करें चीफ़ कोर्ट्स की, तो चीफ़ कोर्ट्स को क्या बोलते हैं उर्दू में? अदालतुल सदर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अदालतुल सदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? अदालत, तो आपको पता है अदालत ए उज़्मा, क्या बोलते हैं? अदालत ए उज़्मा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का जुडिशल सिस्टम में, ये आपको पता ही है। और इसको आप क्या बोलते हो? एपेक्स कोर्ट भी बोलते हो और हाई कोर्ट ऑफ अपील भी बोले जाते हैं। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, ये आपको बताना है। मार्च 1926, मार्च 1947, मार्च 1928, मार्च 1938। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। ये PYQ में भी, आपके पिछले पेपर में भी आया हुआ है ये। तो इसका सही आंसर आपका मार्च 1928, यानी कि 26 मार्च, कितना? 26 मार्च 1928 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके पहले जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो अगर हम बात करें, तो जो रूलर था हमारी स्टेट का, महाराजा, ठीक है, महाराजा होते थे आपकी फाइनल अथॉरिटी। कौन होते थे वो? फाइनल अथॉरिटी। अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो उनको महाराजा के पास फाइनल अथॉरिटी वो होती थी, उनके पास जाना होता था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं, हमारा जो फर्स्ट हाई कोर्ट था इंडिया का, वो आपका था कैलकटा हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये बना था आपका 1862 में। कब बना था? 1862 में। और ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, तो इसके करंट जस्टिस जो हैं, जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं आपके ताशी राबस्टन। कौन है? ताशी राबस्टन, जो कि दिसंबर जो है, ये इनका टर्म आपको मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये पहले हमारे जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। और ये 18 जुलाई 2024 से एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। अभी ये परमानेंट चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हरी सिंह के टाइम पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ग्रांटेड लेटर पेटेंट ऑन इस्टेब्लिशिंग द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन, तो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कब बोला था कि आप, उन्होंने मतलब ये इसके लिए अलो कर दिया, लेटर दे दिया कि आप अभी हाई कोर्ट जहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो? तो ये आपको पता ही होगा 1928 में महाराजा हरी सिंह के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट,
Additional judges can be appointed by the president under clause 1 of the article dash of Indian Constitution. अगर आप additional जजेस अपॉइंट करने होते हैं, आपको पता है एडिशनल जजेस आपके हाई कोर्ट्स में इस्टेब्लिश किए जाते हैं. एक होते हैं आपके एडहॉक जजेस. कौन होते हैं एडहॉक जजेस? वो आपके करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश करे जाते हैं. लेकिन जो एडिशनल जजेस होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए. कौन से क्लॉज के अंडर? क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका आपको आर्टिकल बताना है. जल्दी से सही आंसर बताइए. आर्टिकल 226, 224, 124 या 217. जल्दी से आंसर बताइए. इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल 224 सब क्लॉज 1. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, विच कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू कॉमन लॉ कोर्ट. कौन से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉमन लॉ राइट जो है इसे इशू कर सकता है. तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए. सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका हाई कोर्ट. ठीक है. तो इसके बारे में आपको ये बता दूं, जो आपके कॉमन लॉ होती है ना, यानी कि आपके पहले अगर कोई कोर्ट केस हुआ हो तो उसमें जो भी डिसीजन दिया गया हो तो उसी के बेसिस पे ये आपका डिसीजन लिया जाता है एज़ पर कॉमन लॉ राइट. ठीक है. अगर हम बात करें सिविल लॉ की तो ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर इसके लिए लेजिस्लेचर बनता है, उसमें से ये लॉ पास किया जाता है. लेकिन कॉमन लॉ में क्या होता है कि पुराने डिसीजन देखे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये फैसला सुनाया जाता है. ठीक है. और सिविल लॉ जो होता है, इसमें जो कोर्ट होता है वो पहले से दिए गए जो भी केस के ऊपर जजमेंट होती है उनको नहीं देखता है. ठीक है. ये सब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. बाकी आपको ये चीज़ें जो है पढ़ लेना आप अच्छे से. और कितने तरह के लॉज होते हैं हमारे इंडिया में ये आपको पता होना चाहिए. जैसे सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब लॉज आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स व्हाट डज द टर्म मज़कूरा मीन. ठीक है. मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, तो मुझे इतनी इनकी टर्म्स जो है प्रोनाउंस नहीं होती है, तो आप देख लीजिएगा. ठीक है. कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मज़कूरा का क्या मतलब होता है? इंजर्ड मेल, इंजर्ड फीमेल, विटनेस या एविडेंस. जल्दी से इसका आंसर बताइए. तो इसका मतलब होता है आपका इंजर्ड मेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इसमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये रहे आपके पास ऑप्शन, और जल्दी से इसके आंसर बताइए. ये तो सभी को आने चाहिए. तो इसका आंसर है 124. और जो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेके 147 तक ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं. और ये आपका पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका पार्ट 5 में आता है. और चैप्टर 4 पार्ट 5 क्या याद रखना है? पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 टू 147 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. और अगर हम बात करें 124 की, तो ये आपको बताता है स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और 126 अगर हम बात करें तो ये डील करता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है उसके लिए 126 होता है. और 127 मैंने बताया था आपका एडहॉक जजेस के लिए आपका होता है 127. ठीक है. तो और जो सैलरीज वगैरह होती हैं उसके लिए होता है आपका 125. ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of Indian Constitution deals with the Supreme Court as a court of record? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जहाँ पे वो रिकॉर्ड करते हैं? ये रहे ऑप्शन 129, 131, 132 और 133. तो इसका सही आंसर है आपका 129. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which writ is issued by the court to inquire into the legality of a claim to public office by a person? अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक राइट्स
इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इनको ये पावर्स दी गई हैं कि ये जो है रिट्स इशू कर सकते हैं। 5 तरीके की रिट्स होते हैं जो ये इशू करते हैं, ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम ये बात करें कि कौन सी रिट इशू करी जाती है कोर्ट के द्वारा, ताकि अगर किसी भी पर्सन ने कोई पब्लिक ऑफिस पे क्लेम करा है कि ये उसका ऑफिस है, तो ये उसको पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या लीगैलिटी है, क्या अथॉरिटी है कि आप ये ऑफिस में बैठे हुए हो। तो ये इसके रहे ऑप्शन, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या क्यो वारंटो। तो इसका सही आंसर है आपका क्यो वारंटो। तो इसको लर्न करने की ट्रिक यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, क्यों बैठे हो, क्यों को बोलोगे आप, क्यों बैठे हो आप पब्लिक ऑफिस में, ऐसे याद कर लेना। प्रोहिबिट करना का मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक है। मैंडेमस का होता है वी कमांड। हेबस कॉर्पस क्या होता है कि अगर आपने किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा है तो कोर्ट ये बोलता है कि यहाँ पे आप उसकी बॉडी को प्रोड्यूस करो, कोर्ट के सामने लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म मुखियार मीन्स, मुखियार का क्या मतलब होता है, ये रहे ऑप्शन, स्पाई, इन्फॉर्मर, स्पाई या फिर इन्फॉर्मर, रिस्पोंडेंट, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुखियार का मतलब होता है स्पाई या फिर इन्फॉर्मर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे कि वो मुख्य हमारा यार है, यानी कि यार मतलब फ्रेंड, हमारा वो खास दोस्त है, उसको हमने एज अ स्पाई इसलिए रखा है क्योंकि वो हमारा मुख्य यार है, हमारा खास दोस्त है, ठीक है। बोलते हैं ना यार मतलब दोस्त, लड़के वगैरह बोलते हैं ना यार है तू मेरा, है ना, बोलते हैं ना ऐसे, अगर आपको पता हो। तो ये है आपका स्पाई और इन्फॉर्मर। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म मुचलका मीन्स इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जो मुचलका होता है ये इसका क्या मतलब होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, इंग्लिश में इसका बताना है आपने मतलब। बेल हो गया, बॉन्ड हो गया, एविडेंस हो गया या फिर विटनेस हो गया। जल्दी से इसकी ऑप्शन बताइए और इसका सही आंसर है आपका बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है मुचलका। तो आपने अभी इसको कैसे याद रखना है कि उसने जो बॉन्ड देखा, जो बॉन्ड एग्रीमेंट वो साइन कर रहे थे, तो वो मचल गया, मतलब इतना खुश हो गया उस एग्रीमेंट को देख के, मचल गया का मतलब होगा मुचलका। तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था कि सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी अगर तुम हमारी देखभाल करोगे, ऐसे आप इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। तो वो मचल गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो जैसे कि आपको पता ही है अभी रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, तो उनकी सारी की सारी जो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन किसको बना दिया गया था, नोएल टाटा, क्या नाम है उनका, है ना। तो वो तो कितने खुश हो गए होंगे, मरने से खुश नहीं हुए होंगे, उनको इतना सारा कुछ मिल गया। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा रिलेट करके चलिए, ये वो मचल गए कि खुश हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, which writ is issued by a court to a lower court or tribunal to either transfer a case pending before it or to quash an order just made by it। तो इसमें से कौन सी रेट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल कोर्ट जो होते हैं, कि उनको वो बोलते हैं कि या तो आप केस जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए जो भी आपके पास पेंडिंग है, या फिर जो आपने पहले ऑर्डर निकाला है उसको आप रद्द कीजिए, ठीक है, क्वैश कीजिए। तो ये रहे इसके ऑप्शन। जल्दी से इसके सही आंसर बताइए। बाकी सब मैंने आपको बताया, तो इसका सही आंसर होएगा आपका सर्श्योरी। सर्श्योरी में ये ऑर्डर दिया जाता है लोअर कोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट, which writ is issued by the court to a public official directing them to perform their duties that they have refused to। अब ये कोर्ट इशू करता है रिट पब्लिक ऑफिशियल को कि आप अपनी जो है ड्यूटीज़ क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जल्दी से अपनी ड्यूटी कीजिए, ऐसा ही है, चलने वाला नहीं है। तो ऐसे उनको वो बोलेगा हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर सर्श्योरी। तो इसका सही आंसर है आपका मैंडेमस, ठीक है। तो वो बोलेगा कि मैं कमांड दे रहा हूँ, मैंडेमस मतलब मैं कमांड दे रहा हूँ, अपनी ड्यूटी करो, यहाँ मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पे पब्लिक ऑफिस में बिठाया नहीं गया हुआ है ना, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि आपको पता ही है जो हायर पोजीशन में आ जाते हैं तो वो कुछ करते करते हैं नहीं है, छुट्टियाँ ही लेते रहते हैं, काम तो करते नहीं हैं वो कुछ। What was the system was established by the third judge case in 1998। जो 3 जज केस हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो थर्ड जज केस हुआ था 1998 में हुआ था, तो इसमें क्या इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कॉलेजियम सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से इसकी आंसर बताइए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर निकाला गया था कोलिजियम सिस्टम का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था थर्ड जज केस में, 1998 में हुआ था। और 3 जज केस हैं। पहला जज केस था जो आपका 1981 में आया था, ठीक है।
और ये किसके किसके बीच में था, एसपी गुप्ता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किस किस के बीच में था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आपने जुडिशल में कोई भी अपॉइंटमेंट करानी है, जुडिशरी में जैसे कि जजेस वगैरह की अपॉइंटमेंट करानी है, तो इसका मतलब कंसल्टेशन जो होती है ना चीफ जस्टिस के साथ, तो वो मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि वो माननी ही माननी है, वो कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्क्रेंस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो बोला हमने वो मानना ही मानना है, यानी कि एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे ज़्यादा पावर दे दी गई थी। लेकिन जब सेकेंड जज केस हुआ 1993 में, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, किस किस के बीच में हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो पहले जो ये फर्स्ट जज केस में डिसीजन लिया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया। तो यहाँ पे ये मतलब हो गया कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस होगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, वो प्रेसिडेंट को वो माननी ही पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट जज केस में ऐसा था कि प्रेसिडेंट को वो मानना नहीं पड़ता था, लेकिन सेकंड जज केस में आपको वो मानना पड़ेगा। और इन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस सिर्फ अकेला ही नहीं अपनी बात बताएगा, उनको जो दो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनकी भी एडवाइस जो है सुननी पड़ेगी, उनको भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो जो फाइनल डिसीजन होगा उन तीनों के बेसिस पे लिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। लेकिन जब 1998 में थर्ड जज केस आया, कौन सा आया, थर्ड जज केस, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी ये अपॉइंटमेंट होगी। तो पहले जो 2 जज केस थे उनको ये जो भी मतलब अगर मान लो उनमें से अगर कोई 2 भी जज अगर अपना एडवर्स ओपिनियन देते हैं, वो उनके मतलब सारों का जो ओपिनियन होगा उससे वो अलग होंगे, तो फिर ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं भेजनी चाहिए। तो ये आपका थर्ड जज केस में आपका निकला था। और जो कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, इसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है प्लस आपके 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और ये आपके जो कोलिजियम होता है ना, ये रिकमेंड भी करता है अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफ़र होते हैं जजेस की, ये सब आपका कोलिजियम सिस्टम जो है ये रिकमेंड करता है। कौन कौन होता है इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये थर्ड जज केस इसलिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे आपके, KR नारायण। कौन थे, KR नारायण आपके प्रेसिडेंट थे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हम बात करें फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC। तो अब हम बात करेंगे कि ये NJAC है, ये जो एक्ट आया था 2014 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हम थर्ड जज केस है ना, ठीक है, जो उसका जो भी प्रोसेस है उसको नहीं माने के इन्होंने जो कोलेजियम सिस्टम है इसको क्या कर दिया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बताया कि हमारे यहाँ पे कौन कौन कमेटी होनी चाहिए, फिर वो कुछ मेंबर्स होंगे, वो आप पढ़ लेना, इतना अभी टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ये भी जो है फर्दर ये बंद हो चुका है। इन्होंने बोला कि हम जो है रिकमेंड करेंगे, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, ये एक बॉडी है जो क्या बताएगी कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी या फिर ट्रांसफ़र होगी ऑफिसर्स की या लीगल ऑफिसर्स की, तो ये वो बताएंगे। तो ये आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 के अकॉर्डिंगली आया था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होंगे नेशनल जुडिशियल, इन्होंने बोला था एक होंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ होगा, ठीक है, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको कौन नॉमिनेट करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कमेटी यहाँ पे उनको नॉमिनेट करेगी, ठीक है। और उसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे लोकसभा में। अब ये जो 2 एमिनेंट पर्सन थे तो इनके ऊपर ही ज़्यादा मुद्दा था, तो इसी वजह से जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये फिर 2015 में ये नल एंड वॉइड जो है ठहरा दिया गया, ठीक है। ये इसका पूरा हिस्ट्री था। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म रोज़ नामचा, रोज़ नामचा का क्या मतलब होता है, डेली डायरी। अच्छा, ये इधर ही मैंने बता दिया चलो कोई बात नहीं। रोज़ का मतलब आपको पता ही है, रोज़ का ची ऐसे आप याद करना, रोज़ की ची जो डेली डायरी में लिखते हैं, रोज़ नामचा, ठीक है, डेली डायरी। नेक्स्ट,
What landmark Supreme Court decision in India established the basic structure doctrine of Indian Constitution and is known as fundamental right case? तो इसमें आपने बताना है, ये क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं। तो वो कौन सा केस था? ये रहे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है आपका केशव नंदा भारती केस। जल्दी से करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। जानाशीनी मीन्स, जानाशीनी का क्या मतलब होता है इंग्लिश में बताना है, ये उर्दू टर्मिनोलॉजी है। समन, सक्सेशन, रिव्यू या रिवीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। सक्सेशन, तो इसको याद कैसे करना है कि उसकी जान चली गई तो फिर उसके सक्सेशन में कोई और उसकी गद्दी छीन गया, ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। जान चली गई फिर उसकी गद्दी छीन ली सक्सेशन में, ऐसे याद करना, ठीक है। नेक्स्ट, निगरानी का क्या मतलब होता है? समन, सक्सेशन, रिव्यू या रिवीजन? तो इसका मतलब होता है रिवीजन, निगरानी का, ठीक है। तो अभी हम फास्ट करने वाले हैं। जिमनी का क्या मतलब होता है? केस डायरी, डेली डायरी, समन या एविडेंस? तो जिमनी जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। केस डायरी, डेली के जो केस होंगे वो यहाँ पे इस डायरी में होते हैं। तो जिमनी, ठीक है, जिम 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 ऐसे याद कर लो आप। व्हाट डज द टर्म शहादत मीन? शहादत की क्या मतलब है? एविडेंस, केस डायरी, विटनेस या नन ऑफ द अबव? शहादत यानी कि अगर आपने कोई एविडेंस दिया उसको बोलते हो आप शहादत, ठीक है। एविडेंस एक तरह का शहादत होता है उर्दू में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BNSS? BNSS की फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए ऑप्शन, भारतीय नागरिक सुरक्षा समर्पण, भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता? जल्दी से इसकी आंसर बताइए। तो इसका आपका सही आंसर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो इसने रिप्लेस किया आपका CRPC। ये क्या है? आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। तो इसको आपने ये पता होना चाहिए किसको इसने मतलब सुपरसीड करा था, जो किसके साथ डील करता है, जितने भी प्रोसीजर हैं, अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन या बेल देनी है, ये सब आपका ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये इसके साथ डील करता है। पहले इसको बोलते थे CRPC। हो गया आपको लर्न? तो ये आपको याद रखना है। तो 2023 में ये चेंज हुआ था, 2023 1 अगस्त 2023। नेक्स्ट, सजाए अफ्ता मीन्स इन कोर्ट प्रोसीडिंग। सजाए अफ्ता का क्या मतलब है? कन्विक्टेड, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या प्लेंटिफ? तो सज़ा किसको मिलती है? जो कन्विक्टेड होता है, ठीक है, दोषी होता है। नेक्स्ट, BSA स्टैंड्स फॉर, BSA की क्या फुल फॉर्म है? द भारतीय शक्ति अधिनियम, भारतीय साक्ष्य आंदोलन, भारतीय शक्ति आंदोलन या भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो इसका आपका सही आंसर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो इसने रिप्लेस किया था आपका IEA यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको रिप्लेस किया और ये 1 जुलाई 2024 से ये आपका इफ़ेक्टिव हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये आपको याद कर लेना। नेक्स्ट, इस्तगासा का क्या मतलब है कोर्ट की प्रोसीडिंग में? कन्विक्टेड, कंप्लेंट, अपील या नन? तो इसका भी सही आंसर है कन्विक्टेड। तो इस्तगासा को लर्न करने की ट्रिक है, इस्तगासा यानी कि इसने ही ये काम किया था, यही है दोषी, ऐसे याद कर लेना। इस्तगासा यानी कि इसने ही काम किया, कन्विक्टेड है ये, जल्दी से इसको पकड़ो, लेके जाओ इसको पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, सैलान मीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग। सैलान का क्या मतलब होता है? पिटिशनर, कन्विक्ट, कंप्लेंट या नन ऑफ दी अबव? तो ये है पिटिशनर को बोलेंगे हम सैलान, यानी कि वो पिटिशन फाइल करता है क्योंकि उसके ऊपर परेशानियों का सैलाब आ गया, परेशानियों का सैलाब टूट पड़ा, ऐसे याद कर लेना, फिर उसको पिटिशन फाइल करनी पड़ी, सैलाब आ गया उसके ऊपर। कितने अच्छे से हम इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमिसीज आर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन जो होती है कोर्ट में वो आपको लर्न करनी है। तो प्रॉक्सिमिसीज जो है कौन सी टाइप की होती है? नॉन वर्बल, वर्बल या रिटन या नन ऑफ द अबव?
तो ये आपको एक तरह से प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, एक तरह से जो प्रॉक्सिमिटी होती है ना, ये वही होती है, नॉन वर्बल टाइप की होती है ये कम्युनिकेशन। तो इसमें यही होता है कि किस तरह से लोग जब आसपास खड़े होते हैं तो कितनी स्पेस किसको देनी है, ठीक है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है बातचीत करते टाइम। ऐसे तो नहीं है किसी का मुंह जोड़ के ही आप बात करोगे, थोड़ा तो डिस्टेंस रखोगे ना जब आप किसी से बात करोगे, या फिर जब भी आप कोर्ट में खड़े होगे तो मिल मिल के थोड़ी ना खड़े होगे, एक डिस्टेंस में खड़े होंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे आपकी असेंबली होती थी, तो आपको जुड़ जुड़ के थोड़ी खड़े करते थे, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करवाया जाता था। तो वहाँ पे तो चलो बोल बोल के कराया जाता था, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तो वो खुद ही अपने तरीके से वो डिस्टेंस अपना उसके अकॉर्डिंग खड़े हो जाते थे। वैसे ही कोर्ट रूम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होती है ये। नेक्स्ट, प्लीडिंग्स एंड सबमिशंस आर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। प्लीडिंग एंड सबमिशन कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका मोस्ट जो है सही ऑप्शन जो है इसका वो रहेगा आपका वर्बल, ठीक है। तो प्लीडिंग आप बोल बोल के ही करते हो ना, बाकी जो सबमिशन होती है वो रिटन एंड ओरल बोथ होती है, लेकिन जो पहले लिखा है प्लीडिंग एंड सबमिशन, तो प्लीडिंग्स जो है वो आपकी वर्बल में आती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन बिटवीन जजेस, क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज, जो कम्युनिकेशन होती है जजेस के बीच में, क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच में, वो कौन सी होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स या इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका आपका सही आंसर है इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, दायरे इख्तियार जिसको बोलते हैं समात, दायरे इख्तियार या फिर समात, ठीक है, ये अलग अलग है। इसका क्या मतलब होता है, जुरिस्डिक्शन, मूवमेंट, मेमोरेंडम या अपग्रेडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दायरे इख्तियार का मतलब होता है आपका इतना दायरा है, इतना ही आप यहाँ पे ही आप अपनी जुरिस्डिक्शन दे सकते हो, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर पर्सन हु फाइल्स अ मोशन विद द कोर्ट। जो आपका कोर्ट में मोशन फाइल करता है उसको आप क्या बोलते हो, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, पिटिशनर या फिर मूवेंट। तो इसका आपका सही आंसर है आपका मूवमेंट, उसको बोलते हैं मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। दो हाई कोर्ट है इंडिया में, उनके जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है। दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका 62, ठीक है। नेक्स्ट, इजरा मीन्स, इजरा का क्या मतलब होता है, रेमिशन, एग्जीक्यूशन, रिमांड या फिर पावर। तो डॉवर नहीं है, ये पावर ही है, ठीक है, डाबर आम लगाना से आ गया। तो ये है आपका एग्जीक्यूशन, इजरा। तो इसको आप याद कैसे करोगे, इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, इजरा यानी कि इस तरह, ऐसे आप इसको रिलेट करके चलिएगा। नेक्स्ट, What is the new section strength of judges in the Jammu and Kashmir High Court as per the Union Ministry of Law and Justice। तो अभी जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने नई स्ट्रेंथ, जब हमारे ताशिर एब्स्टान जो अब बने हैं परमानेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो तब से हमारी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो अभी पहले 17 थी, जिसमें 13 प्लस 4 थे आपके, यानी कि 3 आपके परमानेंट थे, 4 आपके एडिशनल थे। अभी कितनी हो चुके हैं, 19 प्लस 6 टोटल हो चुके हैं 25। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 17 बोल दिया था गलती से, ठीक है, 13 बोल दिया था परमानेंट, लेकिन अभी हो चुके हैं 19 परमानेंट जजेस। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 19 अभी परमानेंट जजेस हो चुके हैं और टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 25। नेक्स्ट, डैश इज़ द पर्सन हु इज़, और ये जो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट आपका ये स्ट्रेंथ को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, एज पर द वर्कलोड जितना भी होगा हाई कोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। डैश इज़ द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड आर इलेक्टेड टू असिस्ट अ जज और मैजिस्ट्रेट। जो भी जज या मैजिस्ट्रेट होगा तो उनको असिस्ट करने के लिए कोई पर्सन अपॉइंट करा जाता है या फिर इलेक्ट करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसर, असिस्टेंट, हेल्पर और आर्बिट्रेटर। तो इसको बोलते हैं आप एक्सेसर, ठीक है, एक्सेस वो हम उनको कर सकते हैं, ऐसे रिलेट करके आप चलिए, ठीक है, असिस्टेंट नहीं बोलते हैं भाई, ये याद रख लेना आप। तो इस तरह से हमने 35 क्वेश्चन कर लिए विद इन 30 मिनट्स। तो ये लेक्चर आप खुद ही सोच सकते हो कि हम कितना ज़्यादा आपको क्वालिटी दे रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल, तब भी आप लोग से वीडियो देखते हो चले जाते हो, है ना। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कर लो सब्सक्राइब।
तो बाकी चलो आपकी मर्जी है। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कितने आपके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 35। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 35 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। बाकी मॉक टेस्ट हमारे डेली आएंगे। और आपको मैं बता दूँ, आज अगर है थर्सडे तो सैटरडे को हमारा फुल मॉक टेस्ट रहने वाला है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। तो सोचो आप कितने क्वेश्चन मेरे को बनाने हैं। तो मेरी मेहनत होगी, वो आपकी क्या मेहनत होगी, अभी आपने रिवाइज़ करना है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है सारा सिलेबस रिवाइज़ करना है कल और परसों। आप फिर मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस बताइए, और भी आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, वो भी साथ में मिलके आप सब मॉक दीजिएगा। टाइम बता देना आप सब कि कितने बजे आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं परसों की क्लास में मॉक टेस्ट के साथ। कल आपको कोई और वीडियो मिल जाएगी, लेकिन परसों आपका मॉक टेस्ट आएगा, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर बाकी चलो फिर ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। JK SSB Adda 614।